उत्तराखंड विधानसभा में उठा जिहाद का मुद्दा, जिहादियों को चिन्हित करने का मांग। लव जिहाद जैसे षड्यंत्र भी इन जिहादियों के पास, देवभूमि को जिहादियों से सुरक्षित करने की मांग। लोक पर्व फूलदेई पर विधानसभा भवन में जीवंत हुई संस्कृति, बच्चों ने पारंपरिक गीतों के साथ बरसाए प्राकृतिक पुष्प। कैबिनेट मंत्रियों ने बच्चों से भेंट कर किया उत्साहवर्धन, समृद्ध लोक संस्कृति एवं परंपराओं के संवर्धन की जरूरत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य पहुंचे उत्तरकाशी, वाइब्रेंट विलेज योजना में होगा सीमांत क्षेत्र का विकास, लाभार्थियों और ग्रामीणों के साथ की चर्चा। रामनगर में G20 बैठक को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, कमिश्नर ने टेम्पो ट्रैवलर वाहन से किया निरीक्षण, अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश, 20 मार्च तक यह सभी कार्य हो जाए पूर्ण। लालकुआं नगर पंचायत पर लगे आरोप, अनियमितताओं के आरोप पर ईओ ने तोड़ी चुप्पी, कंपनी से 10,50,000 रुपए कर लिए वसूल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड से। बड़ी खबर मिल रही है, विधानसभा बजट सत्र के दौरान रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने उठाया है जिहाद का मुद्दा और सरकार से अपील की है कि जल्दी जिहादी लोगों को चिन्हित कर देवभूमि को सुरक्षित किया जाए। शिव अरोड़ा ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों से जिहादी तत्वों द्वारा जनसंख्या असंतुलन के द्वारा देवभूमि की संस्कृति को आघात करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी विधानसभा रुद्रपुर सीमांत जनपद रामपुर मुरादाबाद जैसे सांप्रदायिक तनावपूर्ण जनपदों से लगती है। विगत कई वर्षों से ऐसे असामाजिक जिहादी तत्वों द्वारा सरकारी गैर सरकारी भूमि पर निरंतर कब्जा करके देवभूमि की आध्यात्मिक संस्कृति पर आक्रमण करते हुए जनसंख्या असंतुलन उत्पन्न किया जा रहा है। यह भी कई बार देखने को मिला है कि इन जिहादी लोगों द्वारा देवभूमि में कई बार सांप्रदायिक तनाव हुआ है। लव जिहाद जैसे षड्यंत्र भी इन लोगों के द्वारा रचे जाते हैं, जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देवभूमि में लगातार इन जिहादियों की वजह से अपराध में भी बढ़ोतरी हो रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे जिहादी लोगों को चिन्हित कर देवभूमि को अतिशीघ्र सुरक्षित किया जाए। कि नियम 300 के अंतर्गत इस लोक महत्व के प्रश्न को आपने अवसर दिया। देवभूमि में बढ़ रहे जिहादी तत्वों से देवभूमि का संरक्षण एवं संवर्धन के संदर्भ में उत्तराखंड देवभूमि है। पूरा विश्व उत्तराखंड की तरफ पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ देखता है। क्या बात है। बाबा बद्री केदार की यह पवित्र भूमि, यहाँ हर कण में ईश्वरीय अनुभूति होती है। यहाँ पर पिछले कई वर्षों से जिहादी तत्वों द्वारा जनसंख्या असंतुलन के द्वारा इसके दैवी चरित्र पर आघात करने का अनवरत प्रयास किया जा रहा है। मेरी विधानसभा उत्तराखंड रुद्रपुर राज्य की सीमांत विधानसभा है, जिसकी सीमा जनपद रामपुर और मुरादाबाद जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जनपदों से लगती है। गत कई वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से सरकारी व गैर सरकारी भूमि पर ऐसे तत्वों द्वारा निरंतर कब्जा करके देवभूमि की आध्यात्मिक संस्कृति को क्षति पहुंचाने एवं जिहादी मनोवृत्ति के साथ हमारी देवभूमि की संस्कृति पर आक्रमण करते हुए जनसंख्या असंतुलन उत्पन्न किया जा रहा है। यह भी देखने में आया है कि इन जिहादी मनोवृत्ति के लोगों के द्वारा समय समय पर सांप्रदायिक तनाव एवं लव जिहाद जैसे षड्यंत्र किए जाते हैं। इन जिहादी मनोवृत्ति के लोगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र एवं घुसपैठ के कारण से जनसंख्या असंतुलन की समस्या। और हमारे सहयोगी ने विधायक शिव अरोड़ा से खास बातचीत की, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। जी, देवभूमि में कई वर्षों से लगातार मामले सामने आ रहे हैं जिहाद के। कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, तमाम जिहाद की घटनाएं सामने आती हैं। सुदर्शन न्यूज लोगों को आगाह भी करता है, लोगों को सचेत भी करता है। आप साधु पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। आपने इस मुद्दे को उठाया, इस तरफ ध्यान खींचा गया,
लेकिन अभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा समस्या है जिहाद को लेकर। क्या सरकार इसको लेकर गंभीर नजर आ रही है? देखिए, जो उत्तराखंड है हमारी, हम्म। ये देवभूमि और पूरा विश्व बड़ी आस्था और विश्वास के साथ इस देवभूमि की तरफ देखता है। हम्म। यहाँ के एक एक कण में ईश्वरीय तत्व माना जाता है। हम्म। लेकिन जब हम ध्यान देते हैं तो हमें ध्यान में आता है जिहादी तत्व बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस देवभूमि के दैवीय चरित्र को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने के लिए हर जगह नजर आने लगे। मैं रुद्रपुर से विधायक हूं। रुद्रपुर एक सीमांत विधानसभा है जिसके साथ रामपुर, मुरादाबाद ऐसे संवेदनशील जो सांप्रदायिक दृष्टि से जिले माने जाते हैं, उनकी सीमाएं लग। और मैं बड़ी तेजी से देख रहा हूं पिछले कई सालों से, क्योंकि राजनीति में तो 2015 में आया, उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा और विभिन्न जितने भी सामाजिक आंदोलन है उनमें मेरी सहभागिता रहती थी। मैं तब से इस चीज को बहुत गंभीरता से मैंने ध्यान दिया कि बड़ी योजनाबद्ध तरीके से सड़क के किनारे आप देखेंगे कि एक फल लगेगा, फल में कोई बर्तन, मिट्टी के बर्तन बेचने वाला, कोई रुई वाला, या इस तरीके की अनेक अनेक चीजें महीने 2 महीने रहेंगी। फिर उसके ऊपर टाट आ जाएगी, टाट के बाद थोड़ी की बल्कि कच्ची टीनें लगनी शुरू हो जाएंगी, फिर टीन लग जाएगी, फिर वो पूरी जगह कब्जा हो जाएगी और वो फिर धीरे आसपास अपने साथ के लोगों को बुलाते चले जाएंगे। ऐसे इतनी ही अवैध कॉलोनियां इन जिहादी तत्वों के द्वारा पिछले कुछ ही वर्षों में बढ़ती चली जा रही। और ये केवल समस्या रुद्रपुर में नजर नहीं आ रही, ये पूरे देवभूमि में देखे। ये बद्री केदार की भूमि जो पवित्र तीर्थ स्थल भी है हमारे, वहां पर भी देखते हैं इस प्रकार की घुसपैठ के द्वारा जनसंख्या असंतुलन हो रहा और वो जनसंख्या असंतुलन कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव को पैदा करने वाला है। विधायक जी, एक आंकड़ा है मेरे पास। उत्तराखंड जब गठन हुआ था, उत्तराखंड का इस राज्य का गठन हुआ था, तब इस राज्य में महज 1.5% मुस्लिम आबादी थी और आज धीरे धीरे यहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है। इस बात को मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा चिंता का विषय है। और आज जब मैंने हमारा लोकतंत्र का जो हमारा सर्वोच्च सदन है, हमारी विधानसभा, वहां पे बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय को रखा और मैंने इसी विषय को रखा कि इसमें तीनों दृष्टि से हमें कहीं ना कहीं वैधानिक व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी कि किस तरीके से इस जो हमारा जिहादी लोग हमारे उत्तराखंड देवभूमि में आ रहे हैं उन्हें रोक सके। और दूसरा, साथ साथ प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त हो, जो चिन्हित करने वाला विषय वो कितने नियमित अंतराल पे हो रहा और कितनी ईमानदारी से हो रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और तीसरा, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक जन जागरण की भी आवश्यकता है। अभी भूमि के हमारे सहज सरल आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हमारे जितने लोग हैं, मुझे कभी लगता है उसमें बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी इस समस्या की गंभीरता को समझ नहीं पा रहा। ये किस तरीके से, कौन सी मोडा ऑपरेंडिस है और आने वाले समय में हमारी देवभूमि किस दिशा में जाएगी, हम किस तरीके से अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे, हम इस तरीके से हमारी जो भूमि है, क्योंकि हम जानते हैं लैंड जिहाद ये कितनी तेजी से बढ़ता है, अभी आपने भी बताया, और एक लव जिहाद, ये जो लव जिहाद भी है, ये देवभूमि अछूती तो बहुत दूर, मुझे लगता है कई राज्यों के मुकाबले लव जिहाद का दुष्प्रभाव, उसकी कहीं ना कहीं उसकी चोट इस देवभूमि पर बहुत अधिक हो रही है। मैं तो अपने रुद्रपुर में ही देखता हूं, पुलिस ने अपनी जांच में जो चीजें निकाली है, एक व्यक्ति राजकुमार के नाम से आता है, घर में आके वो सीसीटीवी लगाता और सीसीटीवी लगाने के बाद वहां की जो बच्ची है हमारी, उसका नंबर ले लेता है
उससे बातचीत शुरू कर देता है। बच्ची को लगता है हमारे बीच का है, राजकुमार है, हाथ में कपड़ा बंधा हुआ है और नाम राजकुमार, आईडी है उसके पास। बहुत लंबे समय के बाद उस बच्ची को पता लगता है कि वो राजकुमार नहीं, उसका असली नाम शाहरुख है। और जब बच्ची उसे मना करती है तो मना करने के बावजूद वह अपने साथियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। हम लोगों को जानकारी आती है, पुलिस प्रशासन को हम निर्देशित करते हैं, पुलिस प्रशासन सक्रिय होता है और वह शाहरुख खान जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। लेकिन ये सोचने की बात है कि वह शाहरुख खान राजकुमार नाम की आईडी लेके वहां पर क्या कर रहा, ये पुलिस की जांच में है। अब ये कोई लव जिहाद प्रमाणित करने के लिए इससे बड़े प्रमाण चाहिए। अभी उसके कुछ ही दिन बाद एक हमारी बच्चियों को फ्रेंड आती है दिलीप नाम से, उन्हें लगता है हमारे बीच में सोशल मीडिया में संपर्क हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। बहुत लंबे समय बाद ये पता लगता है वो दिलीप नहीं है, वह तो दानिश अली है और ये पुलिस जांच में पकड़ती है, कंप्लेंट होती है, जेल की सलाखों के पीछे जाता है। ऐसे सैकड़ों केस मेरे यहाँ भी कुछ दिन पहले हुआ। एक फैजल नाम का लड़का एक हमारी नाबालिग बच्ची को लेके भाग जाता। जब मुझे पता लगा तो हमने प्रशासन पे कहा, माननीय मुख्यमंत्री की बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और उसके लिए बुलडोजर आया। जब बुलडोजर चलने की नौबत आई, जब बुलडोजर आके खड़े हो गए तो उसके 12 घंटे के अंदर हमारी वो नाबालिग बच्ची वो सुरक्षित घर आती है और फैजल जेल की सलाखों के पीछे जाता है। ये पिछले 1-1.5 महीने के ये रुद्रपुर विधानसभा के ये तो वो है जो मेरे तक आए। और देवभूमि उत्तराखंड में पर्व त्योहारों की महक और चमक पूरे वर्ष भरी रहती है। चैत्र मास की संक्रांति को आयोजित होने वाले लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर विधानसभा भवन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा की। बच्चों के साथ विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक अनिल नौटियाल आदि ने बच्चों से भेंट कर अपनी लोक संस्कृति व लोक परंपराओं से जुड़ने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के साथ सभी ने इस पावन पर्व की बधाई देते हुए कहा कि हमारे पर्व हमें संस्कृति से जुड़ने और उसके संरक्षण का संदेश देते हैं। अपनी लोक परंपराओं एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने की भी जरूरत बताई गई। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय भ्रमण के लिए हर्षिल पहुंचे हुए हैं। साथ ही हर्षिल घाटी के 8 गांव के ग्रामीणों को समस्याओं को सुना। केंद्रीय मंत्री ने कल्प केदार एवं गंगा मैया की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। उसके उपरांत केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, वन आदि विभागों द्वारा स्थापित विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय योजनाओं, उज्ज्वला गैस योजना, हर घर नल योजना, पेंशन योजना समेत अन्य योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों एवं ग्रामीणों के साथ चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड स्वर्ग जैसा राज्य माना जाता है। यहाँ मां गंगा का उद्गम स्थल के साथ ही पर्यावरण के चारों ओर हिमालय शिखर विराजमान है। यहाँ की हवा की पवित्रता का एहसास देश के किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिंधिया परिवार का भी उत्तराखंड से बहुत प्राचीन और पुराना रिश्ता रहा। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद जो मान सम्मान और पहचान देश के सीमावर्ती के आखिरी गांव को दी गई है, वह पहचान देश के प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट विलेज के रूप में दी है, जिसमें धराली गांव भी वाइब्रेंट गांव का भाग है। उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के सभी सीमावर्ती गांव की पहचान कर इस योजना में शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्री ने स्वयं सहायता समूह धराली गांव की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी मातृशक्ति ने उत्कृष्ट उत्पादों की पैकेजिंग और मार्केटिंग की। अलग अलग तरीके से विभिन्न उत्पाद बनाए जा रहे हैं और अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम किया गया है। विलेज योजना के आधार पर, एक चमकते हुए गांव की योजना के आधार पर आज धराली गांव में हमारा प्रस्थान हुआ है, प्रवास हुआ है।
वाकई में ये क्षेत्र स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ एक तरफ सूर्य का प्रकाश, दूसरी तरफ माँ भागीरथी, माँ गंगा का आशीर्वाद, तीसरे तरफ पहाड़ों की चोटियों पे चमकता हुआ बर्फ एक रक्षक के रूप में, और एक ऐसा वातावरण जहाँ एक नई उमंग का असर हर व्यक्ति पर होता है। एक क्षमतावान क्षेत्र, एक श्रद्धालु क्षेत्र, कल्प केदार जी का मंदिर यहाँ बहुत प्राचीन यहाँ स्थापित है। वहाँ दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला। हमारी भारत सरकार की सभी योजनाओं की समीक्षा की और उसी के साथ सभी लाभार्थियों के साथ भी चर्चा हुई, और यही प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि विकास अगर देश में होना है तो वो समग्र विकास होना चाहिए, वो समावेशी विकास होना चाहिए, वो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। विकास असली तभी है जब हर व्यक्ति को छू पाए। खबर कटीमा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से मुख्य चौक तक आभार रैली निकाली और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आभार प्रकट किया। दरअसल नकल विरोधी कानून लागू करने वाला पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले एवं नकल करने वालों को कड़ी सजा के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। वहीं आभार रैली में नगर अध्यक्ष जीवन धामी, नगर महामंत्री मनोज वाधवा और कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। रामनगर में आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ नए गांव से लेकर ढिकोली क्षेत्र तक टेम्पो ट्रेवल वाहन से निरीक्षण किया और अधिकारियों से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, आगामी 28 से 30 मार्च तक रामनगर के ढिकोली क्षेत्र में होने वाली G20 बैठक को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ क्षेत्रों में सड़क पर अतिक्रमण किया गया है, ऐसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने रामनगर में कोसी बैराज पर रंग रोगन एवं सौंदर्यीकरण के कार्य पर प्रशंसा करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को लेकर किए जा रहे कार्यों में तेजी नहीं दिखाई दे रही है, जिसको लेकर अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने लखनपुर चौक क्षेत्र में बिजली के पोल, झूलते हुए तारों को हटाने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 20 मार्च तक यह सभी कार्य पूरा कर लिया जाएगा और G20 की बैठक को लेकर किए जा रहे कार्यों के बाद कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि आपसी बातचीत के बाद इसका भी हल निकाल लिया जाएगा। इसमें देखिए, क्योंकि 2 जिलों में मुख्यतः ये हो रहा है और पंतनगर एयरपोर्ट के बाद का जो हिस्सा है गड़पू तक इसको यूएस नगर से देखा जा रहा है। उसके बाद आज नैनीताल जिले में जो तैयारियां उसको मैंने देखा था, तो इसमें मुख्यतः पीडब्ल्यूडी का जो काम है उसमें सड़क के किनारे जो ड्रेसिंग है शोल्डर्स की, उसका काम मैं देखता हूं कि इसमें तेज़ी की आवश्यकता है। उसके अलावा रोड मार्किंग पे भी तेज़ी की आवश्यकता है। 18 किलोमीटर में रीसर्फेसिंग होनी है, उसमें भी मैं समझता हूं कि तेज़ी की आवश्यकता है और ऑफिसर्स को निर्देशित भी किया गया है कि एटलीस्ट रीसर्फेसिंग तो हम 20 तारीख तक हर हाल में कर दें। उसके अलावा जो रोड फर्नीचर है, रोड मार्किंग्स होती हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इतनी दिक्कत नहीं है। रास्ते में कुछ संपत्तियाँ हैं जो ज़िला पंचायत की हैं, जो कि एक तरह से विश्राम गृह हैं, उन पर काम होना बाकी है। थोड़ी बहुत जगहों पे एंक्रोचमेंट है जिसको हटाया जाना है। यूपीसीएल के खंबे हैं, पोल्स हैं जो पेंटेड नहीं है या झूल रहे हैं कुछ जगहों पे, उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन उसमें भी तेज़ी लाने की आवश्यकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सी जगहों पे निर्माण सामग्री पड़ी हुई है, प्राइवेट निर्माण सामग्री है, जो कि वैसे भी उसको उस तरह से रखना अवैध है। तो पुलिस को बताया गया कि उन पर ऐसे लोगों को पहले तो कह दें कि हटा दें, कोई नहीं हटाता है तो उस पर चलान भी किया जाए। उसके बाद रामनगर में एंटर करते हैं, जो बैराज पे अच्छा काम हुआ है, पेंटिंग्स का काम अच्छा चल रहा है। जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ स्कूल्स हैं, उनको स्कूल्स को धनराशि दी गई, स्कूल्स को पेंटिंग करेंगे। और जो प्राइवेट लोग हैं उनसे भी निवेदन किया गया, अगर एकरूपता ला सकते हैं इसमें तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारे शहर की बात है। और कुल मिला के अभी काम जो है ठीक स्पीड पे चल रहा है, पीडब्ल्यूडी को थोड़ा तेज़ी लाने की।
और सितारगंज के ओम प्रकाश के घर में हुई लूटकांड का मास्टरमाइंड गांव का ही युवक निकला है। आरोपी युवक ने अपने 3 दोस्तों के साथ 10 लाख की ज्वेलरी लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की माने तो आरोपी ओम प्रकाश के बेटे की शादी में पहुंचा था, जहां उसकी नजर दुल्हन के गहनों पर पड़ी थी और फिर उसने लूट की योजना बनाई। दरअसल गोविंदपुर गाँव में ओम प्रकाश के घर में 8 बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाश दीवार कूदकर घर में दाखिल हो गए थे और बदमाशों के हाथों में तलवार, लोहे की रॉड, चाकू, सब्बल और डंडे थे। डकैतों ने ओम प्रकाश के पुत्र के पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया था और डकैतों ने तिजोरी में रखा करीब 15 तोला सोना और 1 लाख की नकदी लूट ली। लूटपाट करने के बाद बदमाशों ने रविवार को परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल भी छीन लिए। वहीं अपर मुख्य पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार सी ओम प्रकाश भी देर रात घटनास्थल पर पहुंचा। इसी दौरान डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम ने घर में पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की थी। इनके पास से लूट का माल, 4 सोने के कंगन, 3 चूड़ियां और अन्य कई सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। द्वारा बहुत बेहतरीन काम करके प्रोफेशनल पुलिसिंग का नज़ारा दिखाते हुए 2 और 3 की रात्रि को जो भीषण मतलब एक तरफ से बहुत ही संगीन और भीषण जो लूट हुआ था उसका खुलासा किया जा रहा है। सितारगंज पुलिस की प्रोफेशनल पुलिसिंग का और हार्ड वर्क का ये नतीजा है कि बहुत ही अच्छी वर्कआउट हुआ है। हुआ क्या था कि 2 और 3 की मध्यरात्रि को 11:30 बजे के आसपास एक अज्ञात 4 लुटेरों ने, वादी श्री ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश पुत्र बाबूराम निवासी गोविंदपुर थाना सितारगंज, उसके वादी जो है ना, उसके बेटे का हाल ही में शादी हुआ था। उसके फेस पर गमछा वमछा बांधा था। उसके बाद चाकू, चूड़ी ये सब दिखा के काफ़ी शादी का गहने लूटा था और उसके बाद जो है 2 लोगों को मारा पीटा भी करा था। बहुत सीरियस नहीं था क्योंकि शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो इसीलिए हमारा को ये घटना अनावरण होना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए मैंने लगातार इन टीमों की पर्यवेक्षण किया था। तो इस टीम का नेतृत्व जो है हमारा जो कविंदर शर्मा जो चौकी इंचार्ज के अलावा SHO हमारा ब्रिजवाल है, CO सितारगंज हमारा ओम प्रकाश है और कुशल नेतृत्व के तौर पे हमारा SP सिटी रुद्रपुर मनोज कतियाल और सभी टीमें लगे हुए थे। तो आपको मैं बताऊं कि बंटी है, यही गोविंदकर का निवासी है, यही मास्टरमाइंड है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपराधिक इतिहास नहीं है। और उसके अलावा जो है प्रमोद है, ये भी इसका दोस्त है, उसी गाँव में रखता है। जसवंत इसके बेटे के शादी में आया था। और लूटपाट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सितारगंज में शादी के दुल्हन के गहनों पर नजर पड़ी थी और लूटपाट करने वालों को, आरोपियों को, चारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उत्तराखंड के सितारगंज से एक खबर है। गोविंदपुर में डकैती कांड का खुलासा हुआ है। डकैती कांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये डकैती कांड का पूरा मामला है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लूटपाट मामले में 4 आरोपी जो कि गिरफ्तार हो गए हैं। शादी में दुल्हन के गहनों पर नजर पड़ी थी इन डकैतों की और इन डकैतों को सितारगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और हल्द्वानी में गुलदार यानी तेंदुए की खाल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी चोरगलिया थाना पुलिस और SOG की टीम ने की है। आरोपी की पहचान सूरज के रूप में हुई है। उसके पास से तेंदुए की खाल, दांत और नाखून बरामद हुए हैं। आरोपी ने बेचने के लिए गुजरात ले जा रहा था। इससे पहले कि वह गुजरात जा पाता, मुखबिर की सूचना पर पुलिस और SOG की टीम ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल के SSP पंकज भट्ट के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक गुलदार की खाल को गुजरात लेकर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस और SOG की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने
चोरगलिया सितारगंज रोड पर एक युवक को देखा। वहीं आरोपी के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से तेंदुए की खाल, दांत और नाखून बरामद हुए। पूछताछ में सूरज ने बताया कि उसने करीब 4 महीने पहले गुलदार को चोरगलिया के जंगल में मांस से जहर देकर मार डाला था, जिसके बाद उसने तेंदुए की खाल निकाल ली और उसे सुखाने के बाद उसमें तेल लगाकर रख दिया था। सूरज ने पूछताछ में बताया कि वह गुजरात में काम करता है। गुजरात में गुलदार की खाल की काफी डिमांड है, इसलिए मोटी रकम के लालच में वह इसे गुजरात ले जा रहा था। ये सूरज जो है चोरगलिया का रहने वाला है और ये 24 साल इसकी एज है। इसके द्वारा जो बताया गया पूछताछ में जो चीज़ निकल के आई, इसके पास से जो है खाल बरामद हुई है जो गुलदार की खाल है। ये आपका इसके द्वारा जो पूछताछ में चीज़ निकल के आई, ये सूरज गुजरात में काम करता था, वहाँ इसको इसकी डिमांड के बारे में पता चला तो इसने अपने गांव में आकर वापसी में आपका मीट में जहर डाल दिया, जिससे जो है इसकी खाने से इसकी डेथ हो गई। उसके बाद इसने खाल और दांत वात उसके निकाले, उसको बेचने की ये फिराक में था। सूरज जा रहा था वापस और इसमें कंबाइंड अभियान पुलिस, एसओजी और फॉरेस्ट का कंबाइंड अभियान चला, जिसमें तीनों ने मिलकर के इसको गिरफ्तार किया गया। इसमें भी और पिछले लंबे समय से नगर पंचायत लालकुआं पर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा अनियमितताओं के आरोप लगाए जाते रहे हैं। वहीं जिला अधिकारी द्वारा की गई जांच में भी आरोप भी निर्धारित किए गए हैं, जिस पर चुप्पी तोड़ते हुए नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि लगाए गए बेबुनियाद है आरोप है। मुख्य आरोपों में स्काईलिफ्ट खरीदने की एवज में कंपनी को दिए गए लगभग 10 लाख रुपए दिए गए थे और कंपनी से 10,50,000 रुपए वसूल कर लिए गए हैं, क्योंकि किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से वह प्रक्रिया रद्द कर दी गई। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद्र सिंह ने किसी भी प्रकार की अनियमितता होने को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदार एजेंसियों से वसूली की जा रही है और अनियमितताओं के आरोपों की जांच नगर पंचायत कार्यालय में आकर की जा सकती है। वित्तीय अनियमितता लोग लगा दे रहे हैं। वित्तीय अनियमितता किसे कहते हैं लोग ये नहीं समझ पाते हैं। हमने अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं किया है, ये समाज के नगर के विकास के लिए जो कुछ भी मैंने काम किया है नगर के विकास के लिए किया है। हम अपना और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।